दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम आयुष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर राकेश जैन। दर्शकों कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठे, आपकी आंखें खुली है पर उठने का मन नहीं हो रहा है। जैसे तैसे आपने करवट ली तो पता चला कि शरीर में हल्की सी जकड़न है और जैसे भी आपने चलने की कोशिश करी तो लगा कि पूरे शरीर में दर्द है। अमूमन इस तरह की बातें कही जाती हैं कि यह तो वृद्धावस्था में होती है, परंतु वर्तमान समय में यह देखा गया है कि इस तरह की समस्याएं कम उम्र के लोगों में भी देखी गई हैं। और जब इस तरह की आम समस्याओं की बात की जाए तो इस तरह के उपचार भी बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, जैसे कि चाहे वो केमिस्ट बता दे या कोई बता दे तेल मालिश करना है या किसी भी प्रकार का योगा करना है, तो इस तरह की समस्याओं का उपचार हम इस प्रकार से ढूंढते हैं। पर जब कभी इन सभी से आराम नहीं मिलता है तब हम परेशान हो जाते हैं और विभिन्न लोगों के पास जाते हैं। और शायद इसीलिए किसी शायर ने यह कहा है कि बूढ़ा बरगद पेड़ का सबसे पूछे एक ही बात, सबके सर पे रख के हाथ। परंतु जो इस तरह की ये समस्याएं हैं, शायद हमें ये लगता है कि ये कहीं गठिया बात तो नहीं है। शायद इसीलिए इस तरह की समस्याओं के उपचार के लिए हमें आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है। और जी हाँ दर्शकों, ये मानिए आप कि इस तरह की समस्याओं का सफल उपचार आयुर्वेद में उपलब्ध है, जो कि इस तरह की समस्याओं के उपचार में काफ़ी कारगर है। आखिर गठिया और वात रोग क्या होते हैं, इसके क्या कारण लक्षण होते हैं और साथ ही साथ आयुर्वेदिक प्रबंधन क्या होता है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करा है डॉक्टर ऋषि मिश्रा जी को, जो कि वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम आयुष में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी है गठिया रोग और उसका आयुर्वेदिक प्रबंधन, डॉक्टर साहब हमें आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि इस तरह की समस्याएं जो कि गठिया रोग के अंतर्गत आती हैं तो ये क्या होती हैं? यह वात रोग के अंतर्गत आती हैं और वात रोग यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और इसमें नानात्मक रोग यानी 80 प्रकार के रोग बताए हैं जो वात के कारण होते हैं। और वात में क्षयात्मक संप्राप्ति या फिर अवरोधात्मक संप्राप्ति, इसके आधार पर अलग अलग इसमें हमको रोग देखने को मिलते हैं जी। जैसे गठिया वात की आपने बात करी तो ये सामान्य भाषा में हम गठिया वात बोलते हैं, उसको संधिवात, आमवात ऐसे रोगों से डायग्नोस किया गया है आयुर्वेद में जी। बिल्कुल दर्शकों, एक ही प्रकार का गठियावात नहीं होता है, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि कई प्रकार के रोग होते हैं जो कि गठियावात के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर साहब, यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या इनके प्रारंभिक और लेट जो लक्षण होते हैं, जो देरी से आने वाले लक्षण हैं, उनमें किसी प्रकार का क्या अंतर होता है और वो लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में थोड़ा पेन रहेगा, थोड़ी स्वेलिंग रहेगी। अगर लेटर ऑन हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो वात और ज़्यादा विकृत अवस्था में जाती जाएगी और रोगी को आक्रांत करती जाएगी, तो फिर लक्षण और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और वो असाध्य की ओर भी पहुंचते जाते हैं। तो हमको चिकित्सा जितनी जल्दी हो सकता है कर लेनी चाहिए चालू, जिससे कम रोग में ही हम उसको जल्दी ठीक करके बाहर कर सकें रोग अवस्था से। जी बिल्कुल दर्शकों, रोग कोई सा भी हो, चाहे वात रोग हो या किसी अन्य प्रकार का रोग है, यदि उसकी सही समय पर पहचान करके उसका सही उपचार कर लिया जाए तो आगे आने वाली हम कई प्रकार की बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक समस्या ये भी आती है कि सामान्यतः लोग जोड़ों के दर्द या हाथ पैरों के दर्द को कहते हैं कि तो मौसमी है या फिर उम्र के मुताबिक है, वो पहचान नहीं कर पाते। तो ऐसे क्या प्रारंभिक लक्षण होते हैं जिनसे कि इसकी बहुत आसानी से पहचान की जा सके? वात रोग में मेनली पेन एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है जो कि हमको देखने को मिलता है। आपने बोला मौसमी, हाँ बिल्कुल, ये मौसमी भी होते हैं। ये वर्षा ऋतु में प्रकोप अवस्था में आती है। ग्रीष्म ऋतु में संचय होता है, फिर वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है, देन उसके बाद में यह प्रसर अवस्था में चला जाता है। अगर हम उसको टाइमली ट्रीट नहीं किए तो हमें वक्त रहते ही उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। और वात के जो गुण हैं जैसे रूक्ष गुण और इनके कारण जो पेन बढ़ता है उसको हम पहले ही स्नेहन चिकित्सा, स्वेदन चिकित्सा, औषधियों के रूप में शमन शोधन औषधियों का प्रयोग करके जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी समझते हैं कि किसी भी रोग की पहचान किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही की जाती है। यदि किसी प्रकार की भी कोई समस्या होती तो हमें विशेषज्ञ को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ ही ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की समस्या और इसका उपचार क्या होगा। डॉक्टर साहब, जब भी बात होती है वात रोग की तो सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि पेट का रोग या पेट से, तो गठिया और वात का पेट की समस्याओं का आपस में क्या संबंध होता है? आयुर्वेद में बताया गया है कि मैक्सिमम रोग जो हैं वो हमारे पेट से ही स्टार्ट होते हैं जी। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो उसका आहार का पाक अच्छे से नहीं होगा, और जब आहार का पाक अच्छे से नहीं होगा
तो नेचुरली हमारे अंदर वायु बनेगी जी। और जो प्रसाद भाग बना है जो कि हमारे शरीर को लाभ देने वाला था वो अच्छे से नहीं निर्मित होगा, तो उस व्यक्ति को रोग जरूर उत्पत्ति करेगा। मतलब अगर हम आसान भाषा में समझे तो पेट की अगर समस्याएं हैं तो वो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। पहले शुरुआत में हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा और धीरे धीरे वहीं से बनी हुई गैस या वायु या वात हमको अलग अलग जगह पर जाके रोग उत्पत्ति का कारक बनेगी। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आई कि यदि पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो कहीं न कहीं जो है वात रोग में तब्दील हो सकती है और वात रोग की समस्या का कारण बन सकती है। डॉक्टर साहब, जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो किसी भी बीमारी के बारे में 3 कारणों का इम्बैलेंस बताया जाता है कि भाई तीनों में जो है सामंजस्य नहीं है, वात, पित्त और कफ। ये बात कहाँ तक सही है? डेफिनेटली ये हमारे दोष हैं और सामान्य मात्रा में अगर हमारे शरीर में रहते हैं तो कोई रोग उत्पत्ति कारक नहीं बनते हैं, लेकिन जब ये इम्बैलेंस होने लगते हैं तो हमारे अंदर रोग उत्पत्ति के कारक बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और इनमें वात को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। ऐसा वर्णन हमको हमारे शास्त्रों में मिलता है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगुमल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघावत। मतलब वायु की इतनी महत्ता बताइए कि वायु ही इनको चलायमान करती है, पित्त को, कफ को, मल को और धातुओं को जिनसे हमारा शरीर बना है। तो वायु बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कंट्रोल में रखना या उसको नियंत्रित रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, यदि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों का समानता के साथ में एक नियंत्रण है और एक संतुलन बना है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, जब भी वात और पित्त जो वात संबंधी रोगों की बात होती है तो क्या आयुर्वेद में किसी प्रकार की कोई इसकी जांचों की कोई व्यवस्था होती है? आयुर्वेद में जिस प्रकार से मैंने बताया परीक्षा होती है, जैसे मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा और जिह्वा परीक्षा और हमारे शरीर के अंदर नाड़ी परीक्षा। इन परीक्षाओं के द्वारा भी हम डायग्नोस कर लेते हैं कि इनका वात, पित्त, कफ का क्या पोजीशन है बॉडी के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक समस्या यह रहती है कि जिस प्रकार से मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो है यूरिक एसिड का टेस्ट होता है, कैल्शियम का टेस्ट होता है, तो ये सभी जांचों का क्या आयुर्वेद में कुछ उपयोग हो सकता है? डेफिनेटली अगर ये जांच लेके आते हैं रोगी तो क्लियर कट पता चल जाता है कि ये वात किस तुष्टि में गया है या किस अंग के ऊपर अपना रोग उत्पत्ति कर रहा है। तो ये हमको मदद तो मिलती है और हमें उसको वात के रूप में ही चिकित्सा करनी है, वात शामन की चिकित्सा करनी है, तो हमको ये मददगार तो होते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आई कि जो मॉडर्न टेस्ट होते हैं जो कि यूरिक एसिड का होता है, सीरम कैल्शियम का होता है, इत्यादि टेस्ट जो जांचें होती हैं वो आयुर्वेदिक उपचार में काफ़ी सहायक होते हैं, पर शर्त है कि ये आपके विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा बताए गए हों। डॉक्टर साहब, जब भी वात पित्त की हम बात करते हैं तो एक सामान्यतः एक सवाल ये भी उठता है कि आयुर्वेदिक उपचार लेने से पहले यदि किसी व्यक्ति को थायराइड है, शुगर है या किसी अन्य प्रकार की रेगुलर दवा ले रहा है जैसे कि हार्ट की दवाएं हैं, तो वो क्या आयुर्वेदिक उपचार ले सकता है इन दवाओं के साथ में? डेफिनेटली ले सकता है। और उसके अंदर पहले मतलब जैसे ये जो रोग हैं थायराइड, शुगर, बीपी, तो यानी उसका वात, पित्त, कफ तो इम्बैलेंस है ही और वो उसको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद के उपचार लेता है तो बिल्कुल पैरेलल भी ले सकता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, यदि आप इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है और साथ में शुगर, थायराइड या किसी अन्य प्रकार की नियमित दवा भी लेते हैं तो भी आयुर्वेद का उपचार ले सकते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी इस तरह की बातें आती हैं तो एक अमूमन सवाल लोगों के मन में ये उठता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हम लेंगे तो जो है काफ़ी समय लगेगा या फिर जो है हमें लाभ होगा कि नहीं होगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, चिकित्सा 3 तरीके की बताइए, देववपाशय चिकित्सा, युक्ति वपाशय चिकित्सा और सत्वजय चिकित्सा। इसमें युक्ति वपाशय चिकित्सा के अंदर 2 मिलते हैं वर्णन अपने को, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा का मतलब है ओरल मेडिसिन, इनका प्रयोग किया जाए। शोधन चिकित्सा का पंचकर्मा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे पेशेंट बोलता है कि बहुत दर्द है तो यहाँ पर हम पंचकर्मा की मदद लेते हैं। पंचकर्मा में कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो इंस्टेंट रिलीफ दिलाते हैं, जैसे शियाटिक नर्व कंप्रेशन हो गया तो उसके अंदर हम लोग कटिवस्ती का प्रोसीजर करते हैं, मात्रावस्ती का उसमें प्रावधान है। फिर उसके बाद में पत्रपिंड पोटली, ये एक स्वेद है जो कि इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है रोगियों को। और गठिया बात है तो उसके अंदर जैसे मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
यानी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम देखें तो आमवात और संधिवात। तो आमवात में बालू का पिंड स्वेद का वर्णन मिलता है, उसका सिकाई करने से तुरंत उनको लाभ मिलने लगता है, जो जॉइंट में स्टिफनेस है वो रिड्यूस होने लगती है। सेम ऐसी अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात है तो वहाँ पर हम पत्रपिंड यानी स्नेह के साथ में पोटली का स्वेदन कराते हैं, तो उससे भी तुरंत लाभ मिल जाता है। तो ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि इससे देर से लाभ मिलता है, इससे लाभ जल्दी भी मिलता है और इसको क्योर करती है। वो बेसिकली आयुर्वेद पद्धति उस अंग को ठीक करती है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन पेन रिलीफ मैनेजमेंट होते चले जाता है। जी बिल्कुल दर्शकों, चिकित्सा पद्धति कोई सी भी हो, एक निर्धारित समय तो लगता ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति क्यों ना हो। हमें धैर्य से और हमारे चिकित्सक पे हमें भरोसा करना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है ताकि हम इस प्रकार की समस्याओं से बच सकें। डॉक्टर साहब, जब भी आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति की बात आती है तो अक्सर हमने ये देखा है कि जो है टीवी पर टीवी एड के माध्यम से, कहीं पर भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, यहाँ तक कि जो होता है जो आजकल विभिन्न सोशल मीडिया है उस पर भी जो है आयुर्वेद का नाम लेकर जो है आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में या तो उनको बेचा जाता है या फिर उनके बारे में उसका जो है प्रचार प्रसार किया जाता है। तो क्या बगैर आयुर्वेद चिकित्सक के सलाह के इस प्रकार की दवाओं को सेवन किया जा सकता है? मेरे मानने से तो ये गलत है। ऐड दिखा के सिर्फ रोगी को ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोग ठीक भी हो सकते हैं, कुछ लोग का बिगड़ भी सकता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि वो अपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या वो जो द्रव्य है या जो मेडिसिन है उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट हैं वो उनके लिए सुटेबल हैं और उनकी जो समस्या है उसका समाधान है उसमें मौजूद, तो अच्छा होगा। क्योंकि इसमें कई प्रकार की चिकित्सा विधाएं बताई गई हैं, कई प्रकार की मेडिसिन बताई गई हैं, वो अलग अलग इंटरवेंशन एक चिकित्सक ही डिसाइड करता है कि इस रोगी के लिए ये बेहतर होगा। जी बिल्कुल दर्शकों, यदि हमारे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हम छोटे से छोटे काम के लिए भी उसके विशेषज्ञ के पास जाते हैं, चाहे वो हमारी टू व्हीलर खराब हुआ हो या किसी भी प्रकार का, और हम किसी भी प्रकार से अपना जो है कुछ भी इस तरह का काम नहीं करते जिससे कि हमारा काम और खराब हो जाए। तो दर्शकों, यदि इस प्रकार की टीवी एड वाला या फिर किसी प्रकार का कोई टीवी एड वाला दवाई वगैरह आप लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बार अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। उनकी चिकित्सक सलाह के बगैर इस तरह की दवा लेना हमारे लिए हमारा महत्वपूर्ण समय, धन और स्वास्थ्य तीनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी एक साइटिका दर्द के बारे में बात बताई, तो हम ये समझना चाहते हैं कि क्या साइटिका का जो दर्द है वो भी वात से संबंधित होता है? हाँ जी, वो वात से संबंधित है। पेन जितने भी हैं उसमें वात का इन्वॉल्वमेंट है जी। और इसमें बताया गया है वर्णन चरक संहिता में, स्विक पूर्वा कटि प्रस्थो उरु जानु जंगा पदम क्रमात्। ये आयुर्वेदिक श्लोक है। मतलब बताने का ये है कि उस समय भी ये समस्याएं होती थी और उस समय भी ये ठीक हुआ करता था रोग। तो उसमें कमर के पीछे से नर्व का कंप्रेशन होता है और वो हमारी एक थाई में रेडिएटिंग पेन के रूप में जाता है। तो ये उनने क्रम बताया, स्विक पूर्वा कटि प्रस्थो उरु जानु जंगा पदम क्रमात्। तो ये पेन का क्रम है और इसके अंदर चिकित्सा करने का विधान उनने बताया है कि यहाँ पर हम कटिवस्ती और कुछ ओरल मेडिसिन से वात का शमन करके रोगी को लाभ पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, बहुत सारे लोगों की इस तरह की समस्या होती है जिसमें कि साइटिका का दर्द होता है जो कि कमर के पीछे से शुरू होता है और एड़ी तक किसी एक पैर में जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे यहाँ में ये भी समझना चाहेंगे कि अगर साइटिका के दर्द की बात करें तो इसका आयुर्वेदिक उपचार कितने समय चलता है और ये उपचार किस प्रकार होता है? उपचार के लिए रोगी की अवस्था पर निर्भर करता है कि वो कितना रोगी है, कितने समय से रोगी है, उसके कितनी वायु विकृत अवस्था में। जितना ज़्यादा पुराना रोगी होगा उतना कठिन होता है चिकित्सा करना और जितना नया रोगी होता है उतना आसान होता है। तो इसके अंदर जैसे ही हम इंटरवेंशन करते हैं, कटिवस्ती या पंचकर्म का एप्लीकेशन करते हैं, उसके पेन रिड्यूस होना चालू हो जाता है। जैसा मेरे मरीजों ने मुझको अभी तक बताया है, 50% 60% पेन रिलीफ होने लगता है इंस्टेंटली। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो घर पहुंचता है और वात फिर से वातवर्धक आहार विहार का सेवन करना शुरू करते हैं, तब फिर वो वापस से वात बढ़ना शुरू होती है। और इसमें उन्हीं आहार विहार के कारण ही उनको ये रोग ग्रसित हुआ है। तो अगर वो पथ्य का पालन कर लें तो उनको जल्दी लाभ मिल जाता है। जी बिल्कुल दर्शकों, जितना जल्दी रोग की पहचान होगी उतना जल्दी उसका इलाज मिलेगा और उतना ही जल्दी हमें इस तरह की समस्याओं में फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब भी आयुर्वेदिक उपचार की बात होती है तो समस्या ये आती है
कि आखिर आयुर्वेदिक उपचार कहाँ करें। अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो इस तरह के उपचार की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है? ये हमारे सब जिले में आयुष चिकित्सालय हैं, वहाँ पर उपलब्ध है, सभी जगह उपलब्ध है और मेरे ख्याल से अभी तो सब जगह उपलब्ध हो चुका है ये। जी बिल्कुल। दर्शकों, यदि आयुर्वेदिक उपचार आप कराना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जिला चिकित्सालय में आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आयुर्वेदिक की चिकित्सा पद्धति की ओपीडी चालू है और वहाँ पर आप इस तरह का उपचार करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इस बारे में बताया कि जो है इस तरह से हम साइटिका के जो दर्द होता है वो भी वात रोग से संबंधित है और उसका उपचार भी इससे हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब भी इस तरह की बात होती है तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर पथ्य और अपथ्य क्या होना चाहिए? जो रोगी के लिए सुटेबल हो उनको हम पथ्य बोलते हैं जी। जो रोगी के लिए सही नहीं है वो अपथ्य है जी। वात के लिए बताया गया रूक्ष आहार वगैरह सेवन करेंगे तो वात बढ़ेगी, तो हमको स्निग्ध चीज़ें खिलानी है, जैसे तिल खा लें, वो लहसुन खा लें, तो ये उसमें लाभ पहुंचाएंगी। और जो उल्टा करेंगे यानी रूक्ष आहार लेंगे, जंक फूड लेंगे, बाहर की चीज़ें खाएंगे, बासा खाएंगे, वो इनको रोग को उत्पत्ति कारक बनेंगे और वो उनके रोग को जल्दी ठीक भी नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ पर हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि किसी भी रूप में जो है बाहर का खाना, मजबूरी को छोड़कर किसी भी प्रकार का बाहर का खाना जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। केवल घर का बना और साफ स्वच्छ भोजन ही हमें करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि खासकर अगर हम वात रोग की बात करें तो हमें क्या खाएं, क्या ना खाएं और कब खाएं? तीनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप दिनचर्या पे ध्यान दें। जी। टाइम पर उठना है, टाइम पर नाश्ता करना है, जो अच्छा भोजन हो, ताज़ा बना हो और स्निग्ध युक्त, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर घी, तेल, ऐसी चीज़ें हो तो बेहतर होगा। वो भी शुद्ध हो और ताज़ा हो, जिसमें घी का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होता है। और दिन में नहीं सोए, दिवा स्वप्न अच्छा नहीं होता इसमें। जी। फिर टाइम को शाम को आप 6-7 बजे तक अपना भोजन ले लें और इत्मीनान से भोजन करें। इसमें भोजन का भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। अध्ययन ऐसा बताया गया है कि आप विषम भोजन, मतलब जो आपके लिए सुटेबल हो उन भोजन को करना चाहिए। अध्ययन मतलब बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, जितना अपने लिए उपयुक्त है उतना ही करना चाहिए। टाइम टू टाइम भोजन को करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी वर्षा ऋतु का समय है तो अभी हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? वर्षा ऋतु यानी अपने वात के प्रकोप अवस्था का है तो स्निग्ध भोजन होना चाहिए अपना, और ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। लघु मतलब थोड़ा हल्का भोजन को सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जल्दी से उनका डाइजेशन हो और हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके। जी बिल्कुल। दर्शकों, इस प्रकार का सुपाच्य भोजन हो जो कि संतुलित हो और सभी प्रकार के गुणों से भरपूर हो, इस तरह का भोजन ही हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है रात को सोने से लगभग 3 घंटे पहले हमें ये भोजन कर लेना चाहिए ताकि ये आसानी से पच सके। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें वात रोगों की, तो वात रोग जैसे कुछ लोगों में ये देखा गया है कि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो गई थी या एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो क्या किसी विशेष ज्वाइंट में भी इस तरह का ये रोग हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। आघात जन्य वात रोग बोलेंगे इसको, और वहाँ पर डिफॉर्मिटी आई हुई है, तो उस डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए अलग अलग चिकित्सा विधान बताए गए हैं। जैसे पंचकर्म का मदद ले सकते हैं, घुटनों में हम लोग घुटने की वस्ती लगाते हैं, कमर में हम कटी वस्ती करते हैं, गर्दन में अगर तकलीफ हो रही है तो हम ग्रीवा वस्ती करते हैं, और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग चिकित्सा पंचकर्म में बताई गई है, और औषधियों का भी इसमें अलग अलग जगह पर वर्णन किया गया है। जी बिल्कुल। दर्शकों, यदि किसी विशेष अंग में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, विशेष प्रकार के जोड़ में अगर दिखाई देती है इस प्रकार की समस्या, तो आपके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका भी उपचार उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बताया वात, पित्त और कफ, क्या किसी को वात की समस्या अगर अभी नहीं है और केवल पित्त और या कफ की है, तो क्या वो उसको भी वात की समस्याएं आगे चल के हो सकती है? मैंने अभी आपको एक श्लोक का वर्णन किया था, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मल धात्वा। तो ये अगर पित्त और कफ है और वो दिनों तक चल रहा है रोग, और उसके कारण उसने थोड़ा अहितकर आहार विहार और किया और वात विकृत हुई, तो फिर ये वात, पित्त, कफ तीनों विकृत अवस्था में चले जाते हैं, तो वो रोग और ज़्यादा कठिन होते जाएगा। जी मतलब डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अब ये इस तरह की समस्या है कि जो है यदि किसी व्यक्ति का मल निस्तारण की जो क्रिया है या फिर जिसका मोशन रोजाना पास नहीं होता, उस तरह को ये व्यक्ति को ये समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, आखिर एक सामान्य व्यक्ति को जो है मोशन कितनी बार जाना चाहिए?
1 से 2 बार जी उसका मल निर्हरण हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो सुबह जल्दी उठ के मोशन को जाए, जी क्योंकि आप जितनी देर तक अपने मल को धारण करके रखेंगे वो आपके अंदर उतना ही गैस बनाते जाएगा और वो गैस हमारी बॉडी के अंदर नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर जाने पर पित्त का मिलेगा उसको इन्वॉल्वमेंट, तो वो पित्त को लेके ऊपर धकेलना चालू कर देगी। उसके कारण आपको अम्ल पित्त यानी एसिडिटी की शिकायत हो जाएगी। तो इसलिए सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने को मल को त्याग करना चाहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, सामान्यतः ये कहा भी जाता है कि एक बार जाए वो योगी, 2 बार जाए वो भोगी, और जो 2 से अधिक बार जाए वो निश्चय से रोगी। और रोजाना तो मल निस्तारण करना ही चाहिए और ये बहुत जरूरी है। यदि इसकी किसी प्रकार की ऐसी समस्या है तो निश्चित रूप से अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की समस्या जो है वो आगे कई प्रकार की